Hello everyone, welcome again to a new series of gravitation chapter. This is lecture 3 of gravitation. आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और वी कैन से वेरिएशन इन जी. ये इस चैप्टर में हमने अब तक 2 वीडियोस कंप्लीट किया है. फर्स्ट वीडियो था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर. उसमें सबसे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किया. उसके बाद सेकंड वीडियो में मैंने केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कराया आपको. उस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस नहीं कराया, कुछ भी क्वेश्चंस आपको नहीं कराया गया, बट हाँ उसमें भी कुछ क्वेश्चंस बनेंगे. उन क्वेश्चंस को हम लास्ट में कर लेंगे इस वीडियो के एंड में, या फिर जब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आऊँगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ NTSC एग्जामिनेशन या फिर ओलंपियाड, तो उसको हम उसमें कवर कर लेंगे. तो बेसिकली आज के वीडियो का हमारा टारगेट होगा फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जानना, और उसके बाद हम देखेंगे ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी, वो किस तरह वैरी करता है. ठीक है, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा. अर्थ के सरफेस से हम थोड़ा नीचे आ जाएंगे, मतलब बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ चले जाएंगे, तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा. अर्थ के सेंटर पे चले जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा. या फिर हम पोल पे और इक्वेटर पे जब जाएंगे तो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा. अब ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले लेक्चर के लिए भी. जैसे आने वाले लेक्चर में हम करने वाले मास एंड वेट, तो मास एंड वेट को प्रॉपरली समझने के लिए आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट आना चाहिए. थोड़ा बहुत नहीं, कंप्लीट आना चाहिए, क्योंकि हम वहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स लेंगे वहाँ पे भी न्यूमेरिकल्स बेस्ड होंगे इसी टॉपिक के ऊपर. तो ये जो वेट एंड मास एंड वेट का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे. और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस लगाने वाले हैं. ठीक है, जो बच्चे स्कूल लेवल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट है आप स्टार्टिंग का वीडियोस देख लो, स्टार्टिंग्स में समझ लो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, रिलेशन देख लेना स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में डिफरेंसेस देख लेना, और कुछ 1-2 न्यूमेरिकल्स लगा लेना, आपके लिए इनफ है. बट जो बच्चे NTSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए पूरा का पूरा लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. और यहाँ पर हम हर एक टॉपिक को, हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉपिक निकाल कर पढ़ेंगे, और इसके बाहर से ट्रस्ट में कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में. तो चलिए शुरू करते हैं. और जिन्होंने नहीं देखा है लेक्चर 1 लेक्चर 2, आपको पता है क्या करना है. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाओ डिस्क्रिप्शन चेक करो, आपको मिल जाएगा. तो माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे. चलिए शुरू करते हैं. सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, पहले ये समझो. देखो, हमने पढ़ा था कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स विथ सम फोर्स. ठीक है, उस फोर्स को हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं. बट हम जब अर्थ पे आते हैं तो अर्थ भी हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ फोर्स लगाता है. ठीक है, सपोज बहुत ही प्यार से, बहुत ही डिटेल से समझाऊंगा मैं एक एक चीज़ को, तो नोट्स बनाते जाओ. जो जहाँ पे बोला जाए पॉज करो, वहाँ पॉज करके क्वेश्चंस ट्राई करो. जहाँ पे बोला जाए नोट्स कॉपी करो, वहाँ पे नोट्स कॉपी करना. एक एक पॉइंट को डिटेल में समझेंगे. सो दिस इज़ आवर अर्थ, आवर मदर अर्थ. ओके, इस अर्थ का अपना कोई रेडियस होगा. रेडियस ऑफ अर्थ को आज के लेक्चर के लिए हम RE लेंगे, और मास ऑफ अर्थ को आज के लेक्चर में हम पूरे लेक्चर में हम ME लेंगे. तो मास ऑफ द अर्थ ME लेना है और रेडियस ऑफ द अर्थ RE लेना है. आप सुनो क्या होता है. ये जो अर्थ है, हर ऑब्जेक्ट को अर्थ के पास है, थोड़ा दूर है, या फिर एक लिमिटेड डिस्टेंस पे है, हर ऑब्जेक्ट को ये अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. ठीक है, विथ सम फोर्स, और उसी फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटी. ठीक है, ये ग्रेविटी वर्ड जनरली अर्थ के लिए डिफाइन है. दूसरे प्लैनेट्स के लिए हम ग्रेविटी वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते. हाँ, हम ग्रेविटी जैसा वर्ड यूज़ करते हैं, ग्रेविटी ही करते हैं समझने के लिए, क्योंकि अर्थ में ग्रेविटी का मतलब सबको पता है, कोई फोर्स, जिस फोर्स के साथ अर्थ हमें अपने सेंटर की तरफ खींचती है. तो इसीलिए हम दूसरे प्लैनेट्स के लिए भी ग्रेविटी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. बट ये जो वर्ड बना है, ये अर्थ की ग्रेविटी या फिर अर्थ के फोर्स के लिए बना है. अर्थ जिस फोर्स के साथ हमें खींचेगी, ठीक है, दैट इज़ ग्रेविटी. तो मान लो ये अर्थ है. ठीक है, ये अर्थ अपने चारों तरफ, अपने आसपास एक फील्ड बना लेती है अपने चारों तरफ. अब इस फील्ड का मतलब क्या है? इस फील्ड का मतलब है ग्रेविटेशनल फील्ड, क्योंकि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, तो ये अर्थ एक ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है. अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, इसको समझने के लिए एक मैग्नेट लेंगे और एक मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड आपने पढ़ लिया है.
जूनियर क्लासेस में 7th 8th में आपने पढ़ लिया, ये तो बेसिक्स है, यहाँ से इससे रिलेट करेंगे। सो जिस तरह मैग्नेट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। अब सपोज मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सपोज तुम्हारे पास कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल है, मतलब कोई कील है या फिर कोई दूसरा चुंबक है, कोई दूसरा मैग्नेट है, एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर उस चुंबक को, उस मटेरियल को तुम रखोगे तो वो मटेरियल को या ये अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। बट एक रीजन होता है जिसके बाहर रखने से ये इसे अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो वो रीजन, जिस रीजन के अंदर वो मैग्नेटिक मटेरियल रखा था जिसके कारण वो अट्रैक्ट हो जा रहा था मैग्नेट से, तो उस रीजन को हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इसका एक फील्ड एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ऐसा सच में कोई फील्ड हमें दिखाई नहीं पड़ता, ठीक है। हमें सच में दिखाई नहीं पड़ेगा कोई भी फील्ड, यहाँ पे फील्ड बना है या नहीं हम नहीं देख पाएंगे। ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, फील्ड मतलब एक फील्ड बन जाता है, ठीक है, वो इमेजिनरी है, वो दिखाई नहीं पड़ता। तो मान लो इसका मैग्नेट का ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तुम कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल रखोगे, मैग्नेट उसे अट्रैक्ट कर लेगा। बट जैसे ही तुम इस फील्ड के बाहर किसी चीज़ को रखोगे तो अब ये मैग्नेट इस चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। हम बोलते हैं कि जैसे जैसे हम मैग्नेट के दूर जाते हैं, इस मैग्नेट से जैसे डिस्टेंस हम बढ़ाते जाएंगे, दूर जाएंगे, दूरी बढ़ाते जाएंगे, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाता है। सेम इसी तरह का लॉजिक हम अर्थ में लगाएंगे, क्योंकि हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ के फील्ड को नाम दिया गया है ग्रेविटेशनल फील्ड, ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो भी किसी रीजन तक ही स्प्रेड है या फिर एक्सटेंडेड है। अगर इस रीजन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे तुम एक बॉल फेंको ऊपर, ये बॉल वापस से तुम्हारी तरफ आ जाएगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर हाइट पे ही फेंकने पे अगर तुम बहुत ज़्यादा ऊपर फेंक दोगे या फिर बहुत एक स्केप वेलोसिटी एक नया टर्म आ गया, अब समझो क्या होता है। मैंने कहा ना स्टार्टिंग में हर एक चीज़ मैं आपको बहुत डिटेल से समझाऊंगा, हो सकता है बहुत सारा नया टर्म्स यहाँ पे आ जाए, तो सबको एक समझना बहुत ज़रूरी है। एस्केप वेलोसिटी एक ऐसा वेलोसिटी होता है जिस वेलोसिटी के साथ तुम ऑब्जेक्ट को फेंकोगे और वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा। अब मान लो तुम किसी ऑब्जेक्ट को किसी वेलोसिटी के साथ फेंके और ये चला गया अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर, अब ये ऑब्जेक्ट वापस अर्थ पर नहीं आ पाएगा, ठीक है। ये होता है एस्केप वेलोसिटी। तो हम जनरली उतने स्पीड से तो फेंक नहीं पाएंगे, है ना, उतना फोर्स तो हम लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत स्ट्रांग है। तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंको वो वापस नीचे आ जाएगा, अर्थ वापस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। नाउ ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है अर्थ का, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, इसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, ओके, या फिर ग्रेविटी। और इसे ही हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको थोड़ा बहुत सरप्राइजिंग लग रहा होगा, क्योंकि आपके टीचर्स ने आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कुछ और ही मतलब बताया होगा। वो भी सही है, वो गलत नहीं है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक एक्सेलरेशन है जिस एक्सेलरेशन से आपको अर्थ अपनी तरफ खींचती है। बट ये सोचो कि अर्थ अपनी तरफ खींच रही है तो वो फोर्स लगा रही है, तो वो फोर्स है या नहीं, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड है या नहीं अर्थ का। तो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, ठीक है, या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। मतलब ये समझ लो, इस तरह से समझो कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ एक फोर्स लगाया, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का, छोटे से ऑब्जेक्ट का मास है m, ठीक है। नाउ द फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स पर यूनिट मास is only called as एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हर एक चीज़ का प्रूफ मैं दूंगा यहाँ पे, हम किस तरह से फोर्स पर यूनिट मास को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह रहे हैं, हर चीज़ का प्रूफ यहाँ पे दूंगा मैं। अब देखो यहाँ पे, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी कि विद अ फोर्स, है ना, विद अ फोर्स। और इस फोर्स को निकालने का तरीका भी है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। पहले समझ लो बेसिक ये इसका मतलब होता है क्या है, ठीक है। ये टॉपिक प्रिपेयर करने में मुझे लगभग 2 दिन लग गए, क्योंकि मैं चाहता था आपको बेस्ट कंटेंट मिले, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। तो एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में समझेंगे। देखो, सो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ इज द फोर्स पर यूनिट मास। क्या क्या बोला मैंने? ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ
ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, ये क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड, जिस फील्ड के अंदर कुछ भी रखा जाए तो अर्थ उसको अट्रैक्ट कर ले, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फील्ड। जनरली हम इसे अपने लेक्चर के लिए ई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड को ई से रिप्रेजेंट करेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड है क्या? ग्रेविटेशनल फील्ड इज द फोर्स पर यूनिट मास। अब पर यूनिट मास को लिखने का तरीका क्या है? फोर्स पर यूनिट मास, मतलब हम लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड ई इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट मास। इसका मतलब क्या है समझो, ये मास है, इस मास को अर्थ अपनी तरफ किसी फोर्स के साथ खींच रही है। कितना फोर्स लगा रही है? तो हम क्या बोलेंगे? ये फोर्स लगा रहा है F, ठीक है। अगर हमें फील्ड निकालना है, क्या ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने का तरीका है जितना फोर्स अर्थ लगा रहा है डिवाइड कर दो उसके मास से, जिस मास को ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये निकल आएगा ग्रेविटेशनल फील्ड। क्लियर है? ग्रेविटेशनल फील्ड। सो दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड, दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड, दिस इज द फोर्स, जिस फोर्स के साथ अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है, एंड ये इसका मास है m। जिस मास को अर्थ अपनी तरफ खींच रही है उस मास से हम डिवाइड कर देंगे, निकल आएगा ग्रेविटेशनल फील्ड। सो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है। एंड दिस फोर्स पर यूनिट मास इज ओनली कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई पूछे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज, आपके पास 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में कहीं भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, एक्सेलरेशन कहीं नहीं है, तो आप ऑप्शन कौन सा टिक करोगे? ऑप्शन टिक करोगे दैट G इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, या फिर फोर्स पर यूनिट मास ऑफ द अर्थ। बात समझ आई? एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक बंदा है यहाँ पे ऑफ मास m, ठीक है। अर्थ के कुछ सरफेस ऊपर है, कुछ हाइट ऊपर है। अब इसे अर्थ अपनी तरफ विथ सम फोर्स F खींचती है। हम बोलते हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फील्ड एक्ट कर रहा है, तो तुम बोलोगे ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना फोर्स लग रहा है उस डिवाइडेड बाय इस ऑब्जेक्ट का मास, दैट विल बी ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। समझ गए? अब देखो ये किस तरह रिलेटेड है स्मॉल g से। हम क्यों कह रहे हैं कि स्मॉल g के बराबर होगा? अब यहाँ समझो स्मॉल g के बराबर कैसे होगा ये, ज़रा बताओ। यहाँ पे अगर हम यूनिट लिखें तो फोर्स का यूनिट क्या होगा? फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन। अब यहाँ बताओ ये m का यूनिट क्या होगा? मास इज kg, मतलब ये हो गया न्यूटन पर kg, बराबर न्यूटन पर kg। अच्छा, न्यूटन को हम किस तरह, न्यूटन होता क्या है? फोर्स इज इक्वल टू ma फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, आपको पता है ना। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। तो अगर हम देखें फोर्स का ऐसा यूनिट यहाँ से, तो ये आ जाएगा 1 kg और यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब अगर हम इसे देखें, इसे ही तो हम कहते हैं 1 न्यूटन के प्लेस पे अगर हम ये वैल्यू रखें 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू यहाँ पे है kg पर मीटर, पर kg, तो 1 kg और 1 kg यहाँ से कट गया, यूनिट क्या आया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, ये यूनिट है क्या बताना? ये यूनिट किसका यूनिट है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट है? ये तो यूनिट है एक्सेलरेशन का, हाँ या ना? क्या ये यूनिट एक्सेलरेशन का है? यस, मतलब ये एक एक्सेलरेशन है। देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है कि नहीं? एक्सेलरेशन, समझ आया? मैंने कहाँ से स्टार्ट किया? ग्रेविटेशनल फील्ड से। कहाँ तक आए हम? एक्सेलरेशन पे। अभी आपको बताऊंगा मैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या होता है। पहले इतना समझो, बेसिक से समझो। अर्थ देखो, स्टार्टिंग से अर्थ अपने चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फील्ड बनाती है। इस फील्ड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा विथ सम मास, तो अर्थ उसे अपनी तरफ खींचेगी फोर्स लगा करके। उसी फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ को हम निकालने के लिए या डिफाइन करने के लिए उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स देखते हैं, कितना फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को उसी ऑब्जेक्ट के मास से डिवाइड कर देते हैं, तो ये निकल आता है ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। अब इस अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड का जब हम यूनिट निकालते हैं तो ऊपर में फोर्स, तो इसका यूनिट न्यूटन, नीचे में मास, इसका यूनिट केजी, मतलब न्यूटन पर केजी। अब हम फिर समझते हैं न्यूटन का यूनिट क्या होता है। न्यूटन होता है क्या एक्चुअली में? न्यूटन होता है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो न्यूटन के प्लेस पे रखेंगे 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और पर केजी तो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो केजी और पर केजी कट जाएगा। पर केजी मतलब क्या है? डिनोमिनेटर में, तो ये दोनों कट गया, यूनिट बचा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट ये यूनिट तो एक्सेलरेशन का है, हम देख रहे थे ग्रेविटेशनल फील्ड और यूनिट आ गया
एक्सेलरेशन का मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड का यूनिट वही है जो एक्सेलरेशन का यूनिट है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन किस तरह है वो हमें समझना है। बात समझ आ गई? तो यूनिट अगर तुमसे पूछे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट क्या है, हर कोई बोलेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुम स्कूल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तुमसे हर कोई पूछेगा, तुम आंसर ये करोगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हर बच्चा ये आंसर करेगा। बट अगर तुम एनटीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और तुमसे किसी टीचर ने कहा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए दैट नहीं, इसका एक और यूनिट है, और यूनिट क्या है? न्यूटन पर केजी। कहाँ से आया न्यूटन पर केजी? ग्रेविटेशनल फील्ड, क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फील्ड को ही क्या कह रहे हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात समझ आई? बात समझ आई? अब आते हैं हम एक्सेलरेशन में। पहले इतना समरी लिख लेते हैं, इसको कॉपी करके प्रॉपरली लिख लो। हम यहाँ पे समरी बता दे रहे हैं तुम लोगों को, कुछ भी नहीं यार, कुछ नहीं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक फोर्स है। फोर्स मतलब अर्थ का ग्रेविटी फोर्स है, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ का। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को ही हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो पॉइंट्स आपको क्या क्या रखना है, याद रखना है। पॉइंट्स आपको क्या क्या याद रखना है? फर्स्ट पॉइंट ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल फील्ड जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? ई से। ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ इज ओनली कॉल्ड, इज ऑल्सो कॉल्ड कर दो, इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सेकेंड पॉइंट, यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। यूनिट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक यूनिट तो सबको पता होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन हो रहा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक और यूनिट जो बहुत कम लोगों को पता होता है, दैट इज न्यूटन पर केजी। अब ये न्यूटन पर केजी कहाँ से आया, कोई पूछे तो बता देना। ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट मास। फोर्स से आया न्यूटन और मास से आया क्या? केजी। मतलब एक यूनिट न्यूटन पर केजी भी है और दूसरा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी है। बट ऐसा यूनिट कौन सा है? ऐसा यूनिट ये है, ठीक है। ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नाम कैसे पड़ा, अब इसकी कहानी सुनो। एक ऑब्जेक्ट को उछाला गया अर्थ के ऊपर, एक ऑब्जेक्ट को उछाला गया अर्थ के ऊपर। आपको पता है अर्थ के सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट जा रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड से अर्थ से दूर जा रहा है ना। जैसे मैग्नेट वाला एग्जांपल मैंने लिया था, किसी मैग्नेटिक मटेरियल को उस मैग्नेट से दूर ले जाओ, उसका फील्ड घटता जाएगा। अब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो अर्थ से इसका डिस्टेंस तो इंक्रीज होता जा रहा है, घटता जा रहा है। मतलब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ जो फोर्स लगा रहा है वो लगातार घटता जा रहा है। घटेगा ना, ऑब्जेक्ट को उठाओगे ऊपर तो फोर्स लगातार घटते जीरो हो जाएगा। अगर एस्केप वेलोसिटी के साथ बाहर फेंका जाए तो वो ऊपर चला जाएगा, मतलब फोर्स धीरे धीरे घटेगा। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे, ऑब्जेक्ट ऊपर गया, किसी सर्टेन हाइट पे जा करके एक सर्टेन टाइम के लिए, एक छोटे से टाइम के लिए ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आ जाएगा, बहुत ही कम टाइम के लिए। उसके बाद वहाँ से वापस नीचे डिसेंड करना शुरू करेगा। पहले ऊपर जाएगा फिर वापस डिसेंड करना शुरू करेगा। मतलब ऑब्जेक्ट को जब नीचे से फेंका जाएगा, अगर इनिशियल वेलोसिटी यू से फेंका जा रहा है तो कंटिन्यूसली इसका वेलोसिटी घटेगा, घटते घटते जीरो हो जाएगा। होगा कि नहीं? क्योंकि फोर्स देखो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रहा है, फोर्स नीचे लग रहा है ना ऑब्जेक्ट के ऊपर। ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ खींच रही है और बॉल ऊपर जा रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो इसका लगातार वेलोसिटी कम होगा। हाईएस्ट पॉइंट पे आकर के इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। अब जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का मोशन है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है, फोर्स हमेशा नीचे की तरफ। अब जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का मोशन है, फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा है। अब फोर्स क्योंकि ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन में ही लग रहा है, अब वेलोसिटी इंक्रीज करना शुरू करेगा, जीरो से इंक्रीज करते वापस से यहाँ पे मैक्सिमम। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। अगर इस वेलोसिटी को हम यू ले लें, यहाँ पे ऊपर में टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट था, तो अगर वेलोसिटी यू ले लो और यहाँ पे वेलोसिटी वी ले लो, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी कितना था? जीरो। मान लो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड हो गया आते आते, तो देखो वेलोसिटी बढ़ गया। अब वेलोसिटी जब बढ़ता है, वेलोसिटी जब इंक्रीज करता है
तो वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है क्या? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। एक्सेलरेशन यही होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ना एक्सेलरेशन चेंज हुआ, एक्सेलरेशन चेंज हुआ तो सॉरी वेलोसिटी चेंज हुआ, तो वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन आ गया। और इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर तुम ध्यान से देखो तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है। और ये एक्सेलरेशन किसके कारण लग रहा है? तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण लग रहा है। मतलब ग्रेविटी के कारण ही ये एक्सेलरेशन है। अगर ग्रेविटी नहीं होता तो कोई भी एक्सेलरेशन एक्ट नहीं करता, मतलब वेलोसिटी बढ़ता ही नहीं, कोई ग्रेविटी नहीं। एक ऐसा प्लैनेट समझ लो जहाँ पे कोई ग्रेविटी नहीं है, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे वो ऊपर ही चला जाएगा, ग्रेविटी है ही नहीं। बट अगर ग्रेविटी है तो वो उस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचेगा। अगर नीचे की तरफ खींच रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन आ रहा है। ये एक्सेलरेशन किसके कारण आ रहा है? तो ग्रेविटी के कारण। और ग्रेविटी क्या है? फोर्स है। ठीक है, ग्रेविटी क्या है? फोर्स एक तरह का। अब क्योंकि ग्रेविटी के कारण, फोर्स के कारण एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन आ जा रहा है, तो इस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण जिस एक्सेलरेशन को हम देख रहे हैं वो एक्सेलरेशन ग्रेविटी के कारण आ रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बट ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या? दिस इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है। जी के कारण ही, जी का डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ। तुम ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन में फेंको, हमेशा जी का वैल्यू, जी का डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब अर्थ पे तुम कहीं भी खड़े हो जाओ, अब अर्थ पे तुम कहीं भी खड़े हो जाओ तो ये चीज़ तुम्हारे लिए ऊपर दिखेगा ना, ऐसे नहीं थोड़ी ना कि तुम नीचे करके देखोगे या फिर तुमको ऐसे दिखेगा आसमान, कुछ भी नहीं ना। तुम कहीं पे भी अर्थ पे खड़े हो जाओगे, ऑब्जेक्ट को फेंकोगे तो उसके लिए ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा नीचे की तरफ, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ। ठीक है, समझ आ गई बात? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है? समझ आ गई? आई थिंक समझ आ गया होगा। अब देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हमने यूनिट देख लिया, हमने समझा कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या। ठीक है, ग्रेविटी एक्चुअली में है क्या। अब ये सब समझने के बाद अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बता पाओगे? हर कोई बता पाएगा। एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक और यूनिट होता है इसका, न्यूटन पर केजी, वो रहने दो अभी। सीजीएस यूनिट के बारे में अगर कोई पूछे तो सीजीएस यूनिट क्या होता है? सीजीएस यूनिट होगा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। जहां मीटर दिख रहा है आपको, उस मीटर को कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर देखो, एस फॉर सेकेंड, तो सेकेंड आ जाएगा पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी। एसआई यूनिट ऑफ जी इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड सीजीएस यूनिट ऑफ जी इज सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो बात बराबर? ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता कितना है, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाए, क्या करेंगे कैलकुलेशन करने के लिए? तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। देखिए, इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वैल्यू को कैपिटल जी से कंफ्यूज नहीं करना है। ओके, पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर रिलेशन दिखाते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और कैपिटल जी में। पहले कैलकुलेशन कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। हम कहाँ निकाल रहे हैं? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस पे देखा जाए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या है। चलो कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जो यहाँ पे बताया गया आपको। मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, छोटा सा ऑब्जेक्ट, इसका मास मान लो m। ठीक है, इसका मास मान लो m। अर्थ के सेंटर से इस ऑब्जेक्ट के सेंटर की दूरी है, मान लो ये कुछ भी दूरी है, इतना ऊपर तो नहीं होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, मास m, दूरी मान लेते हैं, कोई दूरी है मान लेते हैं, चलो कुछ भी है। लेकिन ये जो है ये रेडियस ऑफ अर्थ है और m ई इज़ द मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, m ई इज़ द मास ऑफ द अर्थ। नाउ वी नो दैट ये भी एक ऑब्जेक्ट जिसके पास मास m, ये भी एक ऑब्जेक्ट जिसके पास मास m। इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा? फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगेगा? तो फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू g मास ऑफ द अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर
एंड दिस सेंटर, इस अर्थ के सेंटर से इस छोटे से मास के सेंटर तक का डिस्टेंस, देखो ये जो डिस्टेंस होगा ये बहुत छोटा होगा अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में। तुम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंको, कितना ही ऊपर फेंक दोगे। अर्थ का रेडियस कितना होता है, अर्थ का रेडियस का वैल्यू मैंने लिखाया था लास्ट क्लास में। कितना भी ऊपर फेंकोगे फिर भी तुम कितना ऊपर फेंक पाओगे, कोई आइडिया? एक सेकेंड देना।